हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गंगन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय और ये है कैपिटल स्ट्रक्चर पेपर 8 सीए आईपीसीसी का जो पेपर 8 है एफएम का। उसमें एक चैप्टर है फाइनेंसिंग डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर। उसका ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर की आपको ये लिंक दिख रही होगी, उधर जाके आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा बेसिक्स पढ़ाया है इसके पहले दो टॉपिक्स का। अब हम ये वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। दोस्तों चलते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि थियरी आई विल नॉट टीच क्योंकि ये टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स रहेंगे वो मैं बराबर आपको कवर करूंगा। तो ये जो पॉइंट है एज पर दिस अप्रोच मतलब ये नेट इन ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के हिसाब से, मतलब ये सब टाइम पास है और ये सब मेन क्रक्स है। तो दोस्तों इधर देखो, एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ डेप्ट which is apparently cheaper is offset by an increase in the equity capitalization rate। दोस्तों इसका समझना बहुत 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 जरूरी है। क्यों, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर डेप्ट इंक्रीज होंगी तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन का जो रेट है दोस्तों वो भी इंक्रीज होगा। सर तो वो कैसे, वो क्यों इंक्रीज होगा, सीधे सवाल है। तो मैं आपको बता दूं जो अपन ने पिछले प्रॉब्लम्स में किया था, एक बार इधर आ जाओ। तो आप सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ईबीआईटी माइनस अपन करते इंटरेस्ट। ये क्या है 5 लाख, ये इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर होल्डर्स है, राइट। डेप्ट मतलब जो डेप्ट का है उनको तो फिक्स्ड रहेगा ना, उनको एक बार निकाल दिए पहले तो बाकी का क्या बचेगा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो मैं ये बता रहा, अगर ये 5 लाख का अगर ये 10 लाख होता था, मतलब डेप्ट इंक्रीज हुई तो 10 लाख का 10% या हो जाता था 1 लाख, और अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो जाती थी, नील। मतलब इनकी देखो रिस्क कितनी बढ़ गई है, मतलब डेप्ट जब बढ़ती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिस्क बढ़ रही है। काइंड ऑफ समझ गया ना। तो यही है वो लाइन का सेंटेंस। देखो अब फिर से पढ़ो वो लाइन को, इंक्रीज इन द यूज ऑफ डेप्ट विच इज अपेरेंटली चीपर, मतलब वो तो सस्ता रहता है, अगर वो हम इंक्रीज करेंगे तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिस्क, वो जैसे डेप्ट बढ़ेंगे तो मैंने ऊपर बताया जैसे डेप्ट बढ़ेंगी तो इक्विटी के लिए पैसा कम बचेगा, तो ये क्या होंगी, उनके लिए ज्यादा रिस्क होंगी। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये बता रहा है। तो हम इसे दिस हैपेंस बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टर्स सीक हायर कंपेंसेशन एज दे आर अपोज टू ग्रेटर रिस्क ड्यू टू एक्सटेंस ऑफ फिक्स्ड रिटर्न सिक्योरिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। डेप्ट क्या है दोस्तों, फिक्स्ड रिटर्न सिक्योरिटी, और इक्विटी क्या है, जो बचा कुचा वो इक्विटी को मिलेगा, ज्यादा बचा कम बचा बहुत ज्यादा बचा वो सब इक्विटी। लेकिन डेप्ट तो अपने को फिक्स देना पड़ता है, इसलिए अगर डेप्ट बढ़ेंगी तो इक्विटी पे रिस्क बढ़ेंगे। ये डायग्राम हम बाद में देखेंगे दोस्तों। चलो आते हैं प्रॉब्लम पे। अमित अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम है ईबीआईटी, ठीक है ईबीआईटी है। द फर्म्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 10%, ओके, एंड द करंटली द फर्म एम्प्लॉयज 15 लाख ऑफ डेप्ट। दोस्तों अपने को समझ गया कि सबसे पहले मतलब 15 लाख रुपए की डेप्ट है और उनको 10% की इंटरेस्ट देने का है, ओके। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 15%, मतलब डब्ल्यूएससी दे दिया दोस्तों 15%। सबसे नंबर वन क्या कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। दोस्तों क्या हम टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, जी हाँ। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन डब्ल्यूएससी, मतलब वर्किंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। तो यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वर्किंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने पास है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% और ये ईबीआईटी 5 लाख। आपको दोस्तों फॉर्मूला याद आ रहा है ना, वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन के ओ लिखते, के हो तो ये के ओ जो है ये डीएसओ है 15%। तो दैट्स इट दोस्तों। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फर्म दोस्तों देखो, ईबीआईटी अपॉन के ओ दैट इज 5 लाख अपॉन 15%। तो कुछ आंसर आ गया 33। ऊपर की वर्किंग कोई इंटरेस्ट नहीं अपने को अगर आंसर आ रहा है तो ऊपर की वर्किंग से अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का है दोस्तों। तो ये देखो यहाँ पर अपने पास अभी वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई थी और अपने पास डेप्ट की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस डेप्ट की वैल्यू करेंगे तो अपने को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएंगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 33 लैक्स 33,333 माइनस दोस्तों हम क्या करेंगे 15 लैक्स कर देंगे तो कितना बचा दोस्तों 18,3333। ये है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। लेकिन अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए दोस्तों तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए क्या लगेगा अपने को, अर्निंग्स कितनी बची इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, वो उससे डिवाइड करेंगे तो अपने आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा दोस्तों।
तो ये देखो यहाँ पर 5 lakhs माइनस हम क्या करेंगे, अर्निंग्स अवेलेबल के लिए 10% ऑफ 15 lakhs करेंगे माइनस, तो 3.5 लाख रुपए बच रहे कितने के लिए, 1833 के लिए दोस्तों। तो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर डालो, 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 83333, तो कॉस्ट इक्विलाइजेशन इक्विटी इक्विलाइजेशन रेट 19.9009 आ गया दोस्तों। तो ये था वेरी इजी। तो हम इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दोस्तों ये और एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये जो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेब्ट इनटू वेट ऑफ डेब्ट दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी को छोड़ के बाकी सब है, ये 15% है, ये एस यहाँ पे अपन ने निकाला था, ये 1833 थी, डी अपने पास देश है 15 lakhs, और वैल्यू ऑफ द फर्म अपन ने अभी निकाला था 33,33,333, और डेप्ट की भी वैल्यू है 10%। तो मतलब अल्टीमेटली के ही नहीं है, के ही अपन ये मेथड से भी निकाल सकते हैं या हम के ही ये मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो इट विल बी सेम। तो देखो या और करके भी 19.09 ही आया, आप विदाउट सीइंग ये मेथड से करके देखना दोस्तों, तो आपको ये सही आ जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की और, ये है इलस्ट्रेशन 5। ये क्या बोल रहा है, अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब इक्विटी और डेब्ट का जो रेशो है उनको छोड़ के बाकी दोनों कंपनियां सेम है बोल रहे हैं। तो अल्फा लिमिटेड हैज 50% डेब्ट एंड 50% इक्विटी, ओके, whereas बीटा लिमिटेड हैज 20% डेब्ट एंड 80% इक्विटी। दोस्तों मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगा, ये दोनों कंपनी में से अगर दोनों का प्रॉफिट सेम है तो आप किसके इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहोगे, अल्फा या बीटा, अल्फा या बीटा, आप खुद से सवाल देना। और इसका आंसर है बीटा, क्योंकि दोस्तों आपका सही है कि नहीं देख लेना, क्यों मैं रीजन बता रहा हूँ, यहाँ 50% डेप्ट है और यहाँ 20% डेप्ट है, मतलब जहाँ डेप्ट कम रहेंगी वह जल्दी इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ 50% तो डेप्ट में चल जाएगा और यहाँ सिर्फ 20% डेप्ट में जाएगा। तो जो बीटा कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ज्यादा पैसा जल्दी मिलेगा, राइट। ये तो क्वेश्चन मैंने आउट ऑफ द क्वेश्चन यू ही डिस्कशन कर लिया था एज पर दिस अप्रोच के हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं, ऑल परसेंटेजेस आर इन मार्केट वैल्यू टर्म्स, ओके। द बोरोइंग रेट फॉर बोथ कंपनीज 8%। दोस्तों बोरोइंग रेट का काम आता है, बोरोइंग रेट मतलब जो डेप्ट हम लेते हैं उसके ऊपर का इंटरेस्ट है दोस्तों, ये आपको समझना चाहिए। बोरोइंग रेट मतलब क्या, जो हम जो डेप्ट ले रहे हैं उसकी इंटरेस्ट रेट है, ओके। एंड कैपिटल मार्केट्स आर अज्यूम टू बी परफेक्ट, ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन ए है, इफ यू ओन 2% ऑफ द शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड। मैं यहाँ पर और एक चीज बोलना चाहूंगा, इफ यू ओन 2% ऑफ द शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड मतलब ये इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है, कोई कंफ्यूज मत होना सर ये डेब्ट है या इक्विटी है, क्या समझना। जब ये शेयर्स बोल रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये इक्विटी रहेगा, क्योंकि डेब्ट इज नॉट अ शेयर, ओके। यहाँ पर थोड़े बहुत कंफ्यूज होते थे, मैं भी खुद कंफ्यूज होता था, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया पॉइंट। तो इफ यू ओन 2% ऑफ द शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड डिटरमाइन यूर रिटर्न इफ द कंपनी हैज अ नेट ऑपरेटिंग इनकम। दोस्तों ये कुछ नहीं है, एबीआईटी है, नाम चेंज करके दिया है। एंड द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज डब्ल्यूएसीसी दोस्तों, दैट इज केओ, या लिख के भी है केओ इज 18%, ओके। तो सबसे पहले हमने को निकालना है डिटरमाइन योर रिटर्न इफ द कंपनी, ओके सर अपने पास 2% इक्विटी शेयर्स है, अपने को निकालना है कि अपना कितना लाएगा। तो अपने को सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा अर्निंग फॉर इक्विटी कितनी है, क्योंकि अर्निंग फॉर इक्विटी अगर निकल जाएंगी तो इंटू 2% कर देंगे तो अपने को अपना शेयर मालूम पड़ जाएगा। अर्निंग फॉर इक्विटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, चलो आप नेट ऑपरेटिंग इनकम है 3,60,000 माइनस हम क्या करते हैं डिबेंचर को इंटरेस्ट देते हैं। डिबेंचर को इंटरेस्ट कितने पे देने का है, तो दोस्तों यहाँ आता है ये क्वेश्चन का असली ट्विस्ट, यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया है कि डिबेंचर कितने हैं। तो भैया खाली अपने पास 8% पे निकलना है, पर तुम 8% किस पे लोगे, तो क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डिबेंचर कितने, तो हम 8% किस पे अप्लाई नहीं कर सकते अभी के हिसाब से। लेकिन दोस्तों एक बात देखो, यहाँ पर ईबीआईटी देके है एंड केओ देके है, तो हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर 50-50 देके है, तो आप लोगों को कुछ क्लू गिर रहा है दोस्तों। हम वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं ईबीआईटी और केओ के थ्रू, एंड वैल्यू ऑफ द फर्म का 50% डेप्ट है एंड 50% इक्विटी है। सपोज वैल्यू ऑफ द फर्म 10 लाख आया तो डेप्ट कितने रहेंगे 5 लाख और इक्विटी कितनी 5 लाख, ये अल्फा लिमिटेड में। और वही बीटा लिमिटेड में अगर 5 लाख आया वैल्यू ऑफ द फर्म तो 20% डेप्ट मतलब 1 लाख डेप्ट रहेंगे और 4 लाख इक्विटी रहेंगी। मैं सपोज कर रहा कि 5 लाख अगर इसका आंसर आता है, तो अभी हम वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल के देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन केओ दोस्तों, दैट इज 3,60,000
1000 डिवाइडेड बाई 80%, दोस्तों क्या आ रहा है दोस्तों, राइट 20 लाख। ओके दोस्तों, 20 लाख आने के बाद अल्फा लिमिटेड का क्या है, 50% डेप्ट है एंड 50% इक्विटी है दोस्तों। तो डेप्ट कितना रहेगा, 20 लाख का 50% दैट इज 10 लाख, समझ रहे हो दोस्तों, और इक्विटी कितनी रहेंगी, 10 लाख। ओके, तो हम कहा थे इक्विटी, हमने ईबीआईटी में से हमें डेप्ट का इंटरेस्ट माइनस करना था, पर इंटरेस्ट रेट तो था, पर अपने पास डेप्ट की वैल्यू नहीं थी। अभी डेप्ट की वैल्यू आ गई 10 लाख, 10 लाख पे 8% कर दो दोस्तों, तो कितना होगा 80,000। देखो यहाँ पर आ जाओ, अब ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हो गया, देखो 20 lakhs 50% डेप्ट तो 50% इक्विटी, ये देखो 3,60,000 माइनस 10% 8% ऑफ 10 लाख दैट इज 80,000। तो दिस इज द अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। हमें क्या पूछा है, 2% पे कितनी अर्निंग है भैया, 2% इंटू 2,80,000 दैट इज 5,60,000 5,600 दोस्तों। तो यहाँ हमने ए का पहला आंसर तो दे दिया 5,600 दोस्तों, वेरी इजी था। बस इसमें एक ट्विस्ट था कि वैल्यू ऑफ द फर्म क्यों निकालना पड़ा, क्या, क्योंकि हमारे पास डेब्ट कितनी और इक्विटी कितनी हमें पता नहीं था। वो पता करने के लिए हमें वैल्यू ऑफ द फर्म का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकाले दोस्तों, ईबीआईटी अपॉन केओ, राइट। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिटर्न ऑन रेट ऑफ इक्विटी। दोस्तों यहाँ पे भी के ई छोड़ के बाकी सब है अपने पास, देखो के ओ है, के डी है, अपने पास दोनों शेयर की वैल्यू है, वेट भी निकाल सकते हैं 50-50% है, तो हमें के ई वैसे भी निकाल सकते हैं। और के ई हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, के ई डायरेक्टली अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डायरेक्टली 28% भी ये भी लिख सकते हैं। और एक अपना जो फॉर्मूला है वेट ऑफ डेप्ट इनटू कॉस्ट ऑफ डेप्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी, हम उसके थ्रू भी ये निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूले का टोटल है दैट इज वर्किंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट 18% अपने पास है दोस्तों। तो हम दोनों तरीके से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ए का कंप्लीट हो गया, बी, बीटा लिमिटेड हैज द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अल्फा लिमिटेड, मतलब कितना दोस्तों 3,60,000, डिटरमाइन द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड इक्विटी रिटर्न ऑफ बीटा लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं दिया है। एंड एनालाइज, ओके ठीक है, एनालाइज बाद में करेंगे, पहले हम निकाल तो ले कि इक्विटी का रिटर्न क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर भी इक्विटी का रिटर्न निकालने के लिए हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। पहले तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 18% करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म एज यूजुअल 20 लाख। लेकिन यह दोस्तों ध्यान रखना 20% डेप्ट है और 80% इक्विटी है, मतलब 20 लाख में 20% मतलब 4 लाख की डेप्ट है और 16 लाख की इक्विटी है। वही अल्फा लिमिटेड में 10 लाख का डेप्ट था और 10 लाख की इक्विटी थी। तो यहाँ पर ईबीआईटी 3,60,000 माइनस जो हम डेप्ट का इंटरेस्ट करेंगे वो क्या करेंगे 8% ऑफ 4 लाख दोस्तों, समझ रहा क्या आपको। देखो यहाँ पर 4 लाख और देखो नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या बचेंगे दोस्तों, ईबीआईटी 3,60,000 माइनस 8% ऑफ 4 लाख दैट इज 32,000। तो जो अर्निंग्स बचा 3,28,000 दोस्तों, ये जो 16 लाख मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, तो दोस्तों 20.5% डायरेक्टली आ गया इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों जैसे अपने क्वेश्चन ने पहले डिस्कस किया था, और एक बार जो एनालाइज का क्वेश्चन है सेम जो मैंने ऊपर डिस्कस पहले ही कर लिया था, वो इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यू करने का है। एनालाइज व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अल्फा लिमिटेड, मतलब देखो अल्फा लिमिटेड का इम्प्लाइड रेट ऑफ इक्विटी कितना था 28% और इम्प्लाइड रेट ऑफ इक्विटी बीटा लिमिटेड का 20%, तो किसका ज्यादा रिस्क है, अल्फा लिमिटेड का 28% है और इसका 20.5%। क्यों भैया, हमने तो इसको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही ये हमने एक्सप्लेन कर लिया था कि बीटा लिमिटेड का कम होगा, क्योंकि यहाँ पर 20% ही डेप्ट है और वहां पर 50% डेप्ट है, ऑब्वियसली इसकी रिस्क ज्यादा रहेंगी। बस यही रीजन है दोस्तों, यहाँ पर लेना इट इज लोअर देन द अल्फा लिमिटेड बिकॉज यूजेस लेस डेप्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। दोस्तों इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है समझने के लिए। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ गया, और ये प्रॉब्लम का जो असली क्रक्स है वो भी आपको समझ गया होगा कि ये कम क्यों हुआ, मतलब इसका इक्विटी का रिटर्न कम क्यों गया, क्योंकि इसमें डेप्ट कम थी और इसमें डेप्ट ज्यादा थी, वही हमने लिखा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। ये वीडियो अभी बड़ा हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक दैट इज एमएम थियरी डालूंगा, तो वो भी जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ कोरोना से बच के रहिए क्योंकि हमें पास होना है। जय हिंद दोस्तों, बाय।